Good morning, class 10. This is the fifth clip from history of chapter 3, Nationalism in India. In this chapter, you have already read the three important topics of this chapter: the First World War, Khilafat, and non-cooperation, under which effect of World War First, idea of Satyagraha, and in Rowlatt Act and Khilafat Committee. डिफरिंग स्ट्रैंड्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमने देखा गुजरात और यूपी के जट और पटीदारों को कैसे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन में, प्लांटेशन वर्कर्स को, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स को और शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास को। फिर हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर जब चले तो देखा हमने स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1923 and Lahore session of Congress of 1930 and Dandi March of Gandhi ji and दांडी मार्च के बाद हम लोगों ने कवर किया कि किस तरह से सीडीएम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेन रूप से हमने देखा कि जो बड़े बड़े किसान थे और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को अपने अनुसार देखा, जिसकी वजह से ये भी मूवमेंट फैल रहा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा सके, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, एंड उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक टॉपिक अधूरा रह गया था, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जिसे आज हम इस क्लिप में देखने वाले हैं। लिमिट्स मतलब आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कमी रह गई। ये एक मास एजिटेशन था, पूरे कंट्री लेवल पे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी के आरटीसी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, वो दोबारा से जब आया तो क्यों लोगों ने दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कुछ कमियां भी थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और उन कमियों को हम देखेंगे तीन सब पॉइंट्स के माध्यम से। सबसे पहले अनटचेबल्स के माध्यम से, दूसरा पूना पैक्ट देखेंगे, इसी से लिंक्ड है, एंड तीसरा देखेंगे मुस्लिम लीग के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनटचेबल्स के बारे में। अनटचेबल्स 1930 तक अपने आप को डिप्रेस्ड क्लास मानते थे और इन्होंने अपना नाम भी अब खुद को दे रखा था दलित। एंड ये जो कांग्रेस पार्टी उस समय थी, इन दलितों पे, इन डिप्रेस्ड क्लास पे ध्यान नहीं दे रही थी, इसे इग्नोर कर रही थी। इग्नोर करने का कारण था कि कांग्रेस लीडर्स को लगता था कि हम यदि उसे सपोर्ट करते हैं तो हमारे पार्टी में जो हिंदू हाई क्लास हिंदू सतनामीज हैं वो कहें क्या हो, इसके विरोध में पार्टी टूट ना जाए, इसीलिए ये लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि जब तक अनटचेबल्स हमारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम अनटचेबल्स को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक 100 साल भी लड़ लो आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने, गांधी जी ने थोड़ा सा अपना एफर्ट भी लगाया अनटचेबल्स को लेकर के। जैसे उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, इट मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। साथ ही साथ अनटचेबल्स को न्याय दिलाने के लिए, ताकि अनटचेबल्स मंदिर पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सके, मंदिर में जा सके, वेल्स, टैंक्स, रोड और स्कूल का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह भी इसके लिए ऑर्गेनाइज किया। गांधी जी खुद ऐसे कामों को किया जो ये लोग किया करते थे, जैसे रोड साफ करना, टॉयलेट साफ करना। ये वो इसलिए करते थे ताकि जो अपर क्लास है वो इस चीज़ को सीखे कि ये गलत काम, ये गंदा काम नहीं है, और उनके दिल में जो अनटचेबिलिटी का जो पाप है वो कम हो सके, और जो भेदभाव है हाई क्लास सोसाइटी और अनटचेबल्स के बीच में वो कम हो सके। लेकिन अनटचेबल्स के जो लोग थे, अनटचेबल्स के जो लीडर थे, उनका अपना सोच था। अनटचेबल्स लीडर्स को लगता था कि जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमें नहीं मिलेगा, हमारे सारी समस्याओं का अंत नहीं हो सकता है, हमारा जो सामाजिक असमानता है वो समाप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन बनाना भी शुरू कर दिया।
इसी से लिंक्ड है अगला सब टॉपिक्स पूना पैक्ट। वैसा ही एक एसोसिएशन था 1930 का, द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जो बनाया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा, और ये ग्रुप ज़्यादा एक्टिव थी नागपुर और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में ये काफ़ी एक्टिव थी। अब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे और महात्मा गांधी भी थे। तो महात्मा गांधी और भीमराव के बीच के में मतभेद हो गया। मतभेद किस बात को लेकर के हो गया कि भीमराव अंबेडकर इन डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट क्षेत्र मांग रहे थे, जहां से ये लोग अपना इलेक्शन लड़ सके और अपना अलग व्यवस्था तय कर सके। गांधी जी ने इसी चीज का विरोध किया, जिसके वजह से दोनों में क्लैश हो गया, दोनों में भीड़ मतभेद हो गया, और गांधी जी ने अनशन स्टार्ट कर दिया इंडिया में आकर के। जैसे अनशन मतलब जब तक मतलब हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी हम खाना पीना छोड़ देंगे। भीमराव अंबेडकर ने और गांधी जी के बाद इसी के वजह से 1932 में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया। गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे थे, वो विरोध क्यों कर रहे थे? गांधी जी को लगता था कि यदि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित को दे दी गई तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं सोसाइटी को कंबाइन करने के लिए, हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी को मर्ज करने का, वो कभी नहीं हो पाएगा। इस बात से अंबेडकर भी सहमत हुए और उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। और इस पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग जो डिप्रेस्ड क्लास अनटचेबल्स थे उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया, SC, और इन्हें प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि सिर्फ रिजर्व सीट दी गई कि उन सीट पे सिर्फ SC ही रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद ये पूना पैक्ट था। इसके बाद था अगला लिमिट्स मुस्लिम लीग का। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच का प्रॉब्लम था। जब सिविल डिसओबीडियंस मतलब में रिस्पॉन्स जो था, ये जब खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया तो मुसलमानों का एक अपना ग्रुप बनना शुरू हो गया और वो कांग्रेस से अपने आप को अलग फील करना शुरू कर दिए। एंड 1920 में कांग्रेस ने भी एक काम कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, हिंदू महासभा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया और उसमें हिंदुओं को सपोर्ट किया। मुसलमानों को ये फील होने लगा कि हमें हमारे ऊपर ध्यान नहीं दी जा रही है। दिन प्रतिदिन हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी। अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में दिन प्रतिदिन दंगे होने लगे और वो और ज्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच में क्रिएट करने लगा। तो मुस्लिम का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, एंड कांग्रेस हिंदू लीडर, कांग्रेस का हिंदू लीडर्स, दोनों ने ये कोशिश किया कि हिंदू और मुस्लिम एक हो सके ताकि हम पूरे कंट्री में ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो इस बात को लेकर के दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, इनका पहले तो इनका डिमांड था क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। लेकिन जब समझौता होने लगा दोनों के बीच में तो इन्होंने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जगह पे हमें भी यानी मुसलमानों को भी सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट चाहिए। एंड जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जैसे बंगाल और पंजाब, उन क्षेत्रों में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से इलेक्शन होनी चाहिए। ये शर्त रखा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके जगह पे हमें रिजर्व सीट दो और पंजाब और बंगाल वाले में हमें पॉपुलेशन के आधार पे इलेक्शन लड़ने की छूट दो। ये इसी बात पे चल भी रही थी, समझौता हो ही रहा था कि 1928 में हिंदू महासभा का एक लीडर था MR जायकर, उन्होंने इस डिमांड का खंडन कर दिया, जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दूरियां थी वो बढ़ गई एंड दोनों अलग ग्रुप ही बन गए कंट्री में। और वो यही नतीजा है कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, सेपरेट कंट्री पाकिस्तान का डिमांड आगे चल के किया। और चूंकि यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना भी सिक्योर थे कि जब तक हमें ये एश्योर नहीं किया जाए कि हम मुसलमानों को भी फ्यूचर में जो इलेक्शन होगा उसमें इनका भी भागीदारी होगी, इसलिए वो इतना फाइट कर रहे थे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हमने क्या देखा, जो कम्युनिटीज थी उनके बीच में भरोसा ही नहीं था।
चाहे वो हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके बीच में खुद का ट्रस्ट नहीं था, जिसके वजह से ये यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं हो पाया और ये फेल रह गया। तो ये आज का टॉपिक जो 5th क्लिप में था, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये यही खत्म होता है। एंड एक क्लिप लास्ट अब बनेगा कि किस तरह से अनपढ़ इंडियन सारे के सारे इलिटरेट थे, तो कैसे इंडियन लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाई गई। क्योंकि इस चैप्टर का स्टार्टिंग से ही नेशनलिज्म इन यूरोप में ये समझाया गया कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म आई, तो इंडिया के लोगों ने भी नेशनलिज्म को कैसे समझा, आखिर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लीडर्स ने क्या किया कि यहाँ के लोगों ने नेशनलिज्म की भावना को फेल किया और उसके बाद वो ब्रिटिश के अगेंस्ट एक हो करके फाइट करना शुरू कर दिए। तो ये अगले क्लिप में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।